देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। तैयार हो जाइए दुनिया भर के बाजारों के लिए सबसे अहम हफ्ते के लिए। बुधवार और गुरुवार को होगी फेड की बैठक, जिस पर सबकी नजरें हैं फेड क्या डिसीजन लेगा और वो पूरे दुनिया भर के बाजारों की चाल तय करेगी। लेकिन इस बीच 4 हफ्तों की तेज गिरावट के बाद भारतीय बाजारों ने पिछले हफ्ते दी रिकवरी। बड़ा सवाल है कि इस अहम बैठक के पहले क्या रिकवरी बरकरार रह पाएगी? क्या हम 8000 की तरफ पहले बढ़ेंगे या 7500 पहले दिखेगा? ऐसे में क्या हो आपकी रणनीति, क्या होगा बाजार का डायरेक्शन, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार और मैं हूं हेमंत गई। जी हाँ, शुक्रवार के सेशन में हमने देखा कि फ्लैट क्लोजिंग होती हुई नजर आई, आप देखिए, लेकिन डेज हाई से नीचे खिसक कर भारतीय बाजारों ने समाप्ति करी है। हालांकि बाजार बंद होने के बाद आईआईपी के शानदार आंकड़े आए। 3.4% के एक्सपेक्टेशंस के सामने 4.2% का नंबर निकल कर आया, तो ये एक पॉजिटिव क्यों। लेकिन दुनिया भर के बाजारों से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, खास तौर पर रविवार को चाइना में जो डेटा आया वो कैसा आया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। चलिए सीधे चलते हैं वरुण के पास और जानते हैं। वरुण, इस डेटा पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई थी, नंबर्स ने डिसअपॉइंट किया लेकिन अनुमान के मुताबिक ही। देखिए, नंबर्स ने जरूर डिसअपॉइंट किया है, कुछ अनुमान से कुछ कमजोरी है, क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट आंकड़े दरअसल जो कमजोर आए, टोटल 3 इंपॉर्टेंट आंकड़ों पर नजर दी। उसमें फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और रिटेल सेल्स के आंकड़े थे। फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो आंकड़ा है वो अनुमान से कुछ कमजोर था। अगस्त में जो फैक्ट्री आउटपुट है 6.1% के आसपास अगस्त तक ये बढ़ के आया, जबकि 6.4% की उम्मीद थी। और जो फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट है 10.9% पे आया, जबकि 11.1% की उम्मीद थी। तो अनुमान से कुछ हद तक कमजोरी आंकड़े निकल के आए। लेकिन जो रिटेल सेल्स का आंकड़ा है वो अनुमान से बेहतर निकल के आया। 10.5% का अनुमान था, जबकि वो 10.8% का आया है। तो एक रिटेल सेल्स के आंकड़े को छोड़ दो तो बाकी जो दोनों आंकड़े वो कहीं ना कहीं चाइना में स्लो डाउन के एक संकेत दे रहे हैं। लेकिन इसके तर्ज पर अगर आप एशियन मार्केट्स को देखें तो काफी मिला जुला कारोबार वहां देखने मिल रहा है। निक्केई को अगर आप देखें, कॉस्पी को देखें तो वहां आपको लाल निशान में ट्रेडिंग देखने मिलेगी। हैंगसेंग हालांकि हरे निशान में है। वही शांघाई को अगर आप देखें तो हरे और लाल निशान के बीच में दरअसल ट्रेड कर रहा है। कुछ समय पहले हरे निशान में था, अब ये भी लाल निशान में आ चुका है। वहीं एसजीएक्स निफ्टी को अगर आप देखें तो करीब 40 से 50 पॉइंट्स के आसपास की तेजी एसजीएक्स निफ्टी में देखने मिली। वहीं अगर आप इंटरनेशनल यूएस और यूरोप के मार्केट को देखें तो यूएस के मार्केट में एक सरप्राइज अपमूव दरअसल फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला है, और वो भी जबकि इस हफ्ते यानी कि इस हफ्ते फेड की बैठक है और उसके पहले दरअसल यूएस में अच्छी खासी हरे निशान में क्लोजिंग देखने मिली। इनिशियल में यूएस के मार्केट में कुछ दबाव के साथ शुरुआत जरूर हुई। कंज्यूमर सेंटीमेंट के जो आंकड़े आए वो 1 साल के निचले स्तर पे थे, लेकिन इसके बाद दरअसल यूएस के मार्केट में एक अच्छी खासी निचले स्तर से रिकवरी देखने मिली है और करीब आधा % के आसपास की बढ़त आप देखेंगे यूएस के सभी मार्केट्स में आपको देखने मिली। यूरोपीय मार्केट आपको जरूर लाल निशान में देखने मिलेंगे, लेकिन यूएस के मार्केट में जो रिकवरी आई है वो दरअसल यूरोप के मार्केट ने फैक्टर नहीं की और इसके लिए आपको देखने मिलेगा करीब आधे से 1% की गिरावट वहां है। लेकिन जो यूएस का मार्केट है उससे अच्छे संकेत है। एशिया मिला जुला है, एसजीएक्स निफ्टी हरे निशान में खुलने के पूरे संकेत दे रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका। डाउ ने सेंचुरी जरूर मारी, लेकिन ये डेटा जो चाइना से आया वो अच्छा नहीं आया। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी ऊपर लगता है अपने आईआईपी के ऊपर ज्यादा रिएक्शन देने के मूड में है आज बाजार। हाँ, ये बात सही है कि ग्लोबल फैक्टर्स के साथ साथ लोकल फैक्टर्स ज्यादा अहम होते हुए दिख रहे हैं हेमंत, और मुझे लगता है कि हफ्ते की शुरुआत करने के लिए अच्छे संकेत है, खासतौर से उस लिहाज से कि अमेरिकी बाजार अच्छे वोलेटाइल होने के बावजूद अच्छे दिन के हाईज के आसपास जाकर बंद होने में कामयाब रहे। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है पिछले हफ्ते को देखकर कि ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ी सी जो चिंताएं थी वो कम होती हुई दिख रही। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है और ग्लोबल मार्केट्स भाग रहे हों, लेकिन ओवरसोल्ड मार्केट वो भी हैं। 6 हफ्तों से लगातार ग्लोबल मार्केट्स क्लोजिंग नेगेटिव देते हुए दिख रहे थे। तो उस लिहाज से एक रिकवरी पूरे दुनिया भर के बाजारों में हुई और उसका फायदा भारतीय बाजारों ने भी उठाया। अब ये बड़ा सवाल है कि इस हफ्ते बाजार कैसे ट्रेड करेंगे और ग्लोबल मार्केट्स में किस तरह के संकेत होंगे। तो ये बात साफ है कि अब भी पूरी दुनिया के फंड मैनेजर्स इस बात को लेकर बटे हुए कि इस मीटिंग में जेनेट येलेन क्या करेगी। आधे लोग ये मानते हैं ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी, आधे लोगों का ये मानना है कि ब्याज दरें शायद न बढ़े, और दूसरी तरफ ये भी मानना लोगों का साफ तौर पर अलग अलग राय है कि ब्याज दरें बढ़ी तो हिंदुस्तान के लिए फायदे की बात है या नुकसान की बात। लेकिन जो एक सेंस मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि हो सकता है अगर गुरुवार को ब्याज दरें बढ़ने का संकेत आए और उसके बाद शुक्रवार को बाजार उस पर एक रिएक्शन देंगे, तो बाजार का रिएक्शन हो सकता है एक नेगेटिव साइड पर हो कि ब्याज दरें बढ़ चुकी है। लेकिन ये ठीक उसी तरह से होगा जैसे हम QE3 की बात लगातार करते थे, और QE3 होने के पहले बाजार काफी अंदाजा लगाते थे, काफी वोलेटाइल होते थे, लेकिन जब हो गया एक नी जर्क रिएक्शन जो आना था आ गया, और उसके बाद बाजार अगले इवेंट्स की तरफ देखते हैं और उसके बाद बाजार स्टेबल होते हुए दिखते हैं। तो मुझे लगता है जो दूसरा तबका ये मानता है कि एक रिएक्शन जो आना आ जाए उसके बाद भारतीय बाजार
बाजारों को समझ में आया कि हमारी चाल क्या है, हमारे लिए एक बड़ी इवेंट निकल गई, तो ये बेहतर होगा कि फेड इस बार फैसला ले, भले ही वो तुरंत ब्याज दरें बढ़ाएं, 10 बेसिस पॉइंट बढ़ाएं या 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाएं, अलग बात है, अभी बढ़ा दें, दिसंबर से बढ़ा दें, लेकिन जो एक फैसला हो जाए तो मुझे लगता है वो बड़ी राहत की बात दुनिया भर के बाजारों के लिए होगी और हमारे लिए भी। तो उस लिहाज से डायरेक्शन अगर बाजार के लिए आपको क्लियर कट लेना है तो शायद वो शुक्रवार को और अगले हफ्ते से आना शुरू हो, उससे पहले बाजार इन न्यूज फ्लो पर और अंदाजे पर ऊपर नीचे ट्रेड करें। बिल्कुल, पिछले 1.5 महीने में हमने देखा है जब से अनिश्चितताएं और ज्यादा गहराने लगी हैं, चाइना की दिक्कतों के बाद 22,000 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में एफआईआई ने सेलिंग करी, ये सेलिंग बरकरार रही है। आप देखिए शुक्रवार के सेशन में भी 754 करोड़ रुपीस की एफआईआई ने सेलिंग करी और डीआईआई ने उनके सामने कुल 411 करोड़ रुपए की खरीदारी। तो डीआईएस के फ्लो थोड़े से हल्के होते हुए शुक्रवार के सेशन में दिखे। ये बात सही है कि एफआईआई की बिकवाली के मूड में कहीं कोई बदलाव आता नहीं दिख रहा है। आंकड़े कभी छोटे हो जाते हैं, कभी बड़े हो जाते हैं, वो बाजार के मूड के साथ होते हैं कि अगर बाजार में मूड थोड़े नेगेटिव साइड पर तो आपको बड़ी सेलिंग दिखेगी, बाजार फ्लैट बंद हो रहे हैं तो आपको 700-800 करोड़ की सेलिंग दिखेगी। लेकिन हाँ, एक संकेत साफ है कि एफआईआई की तरफ से जो इमर्जिंग मार्केट्स है उनमें रिडेम्पशन प्रेशर है और इमर्जिंग मार्केट्स में रिडेम्पशन प्रेशर होने की वजह से उन्हें सारे इमर्जिंग मार्केट्स को बेचना पड़ता है और उसमें हिंदुस्तान का भी हिस्सा होता है। ज्यादातर एफआईआई से आप बात करेंगे ये संकेत साफ मिलेगा कि वो भारतीय बाजारों पर बुलिश है, पॉजिटिव है और इंडिया स्पेसिफिक फंड, ऐसे फंड जो सिर्फ हिंदुस्तान में पैसा लगाते हैं, वहां पर बिकवाली नहीं है। लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स में जो बिकवाली है उसमें चाहे वो उन सारे इमर्जिंग मार्केट्स में हिंदुस्तान को बेहतर समझते भी हैं तब भी उनकी मजबूरी है, कुछ न कुछ तो बेचना पड़ेगा। काफी कुछ वो ओवररेट ऑलरेडी हिंदुस्तान पर है, हमारे बाजारों पर ऑलरेडी उनका जरूरत से ज्यादा एक्सपोजर है, लेकिन उसके बावजूद एक जो प्रेशर है वो झेलना पड़ता है। तो वो आंकड़े साफ तौर पर यही दिखा रहे हैं कि जब तक इमर्जिंग मार्केट्स की बिकवाली एफआईआई की नहीं रुकती, उनके फंड्स में रिडम्पशन खासतौर से ईटीएफ्स में आते हुए बंद नहीं होते हैं, तब तक आपको इस तरह की बिकवाली देखनी पड़ेगी। लेकिन पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से जो एक संकेत साफ दिख रहा है वो बेहद इंपॉर्टेंट है ट्रेडर्स के लिए समझने की बात है और वो ये कि वायदा कारोबार में एफआईआई के आंकड़े काफी बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। पहली बात तो ये कि वहां पर बिकवाली बंद होती हुई दिख रही है और दूसरी बात ये कि खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं काफी कुछ शॉर्ट कवरिंग की वजह से। आप कल के शुक्रवार के सेशन में भी देखिए 240 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईआई ने खरीदे। यहाँ पर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही उन्होंने अपनी पोजीशंस कम की है, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग की है। स्टॉक फ्यूचर्स में 442 करोड़ की खरीदारी काफी अच्छी कही जा सकती है। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई लगातार अपने शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं, भले कैश मार्केट में बिकवाली, लेकिन काफी हद तक ये रिवर्स आर्बिट्राज भी होता हुआ दिख रहा है कि कैश में जो उन्होंने पहले फ्यूचर्स में जो पहले बिकवाली की थी अब वो पोजीशन कवर कर रहे हैं, कैश मार्केट में डिलीवरी छोड़ रहे हैं। तो ओवरऑल आंकड़े उतने बुरे नहीं और 1233 करोड़ के ऑप्शंस की बिकवाली के आंकड़े को मैं भी पॉजिटिव मानता हूं, क्योंकि लगातार हम ये कह रहे थे कि ऑप्शंस की बिकवाली का आंकड़ा ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पहले पुट ऑप्शंस एफआईआई ने दमदार खरीदे थे हेजिंग के लिहाज से और भारी भरकम प्रीमियम देकर खरीदे थे। तो जैसे जैसे वॉलेटिलिटी कम हो रही है, प्रीमियम कम हो रही है, एफआईआई अपने जो पुट खरीदे रहे थे वो बेच रहे हैं। तो पुट बेचना एक तरह से एफआईआई की तरफ से अच्छा कहा जाता है। सिर्फ कल के सेशन में एक ही आंकड़ा नेगेटिव दिख रहा है कि एफआईआई की तरफ से थोड़े से कॉल्स ऊपर के लेवल के बेचे गए, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़े बेचे गए, तो वो थोड़ा सा आप नेगेटिव मानकर चल सकते हैं। बाकी डेटा में मुझे लगता है कि काफी तक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है और वायदा कारोबार के डेटा पॉजिटिव साइड पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, चलिए वक्त से फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एफएनओ से क्या संकेत मिलेंगे भारतीय बाजारों को, साथ ही आज के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। आप देखते रहिए CNBC आवाज। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन तरफ फ्लैश होती हुई दिखेगी। नोवाक जोकोविच सर्बिया के वो यूएस ओपन का फाइनल जीत चुके हैं। पहली वरीयता प्राप्त वो थे और दूसरी वरीयता प्राप्त स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर को उन्होंने हराया है और स्कोर जो 6-4, 5-7, 6-4, 6-4 ये स्कोर। और फाइनल में रोजर फेडरर फिर से यहाँ पर जीत नहीं पाए, हालांकि काफी लोग उन्हें जीतते हुए देखना चाहते थे। काफी उम्रदराज खिलाड़ी हो चुके हैं, अब उनके लिए ग्रैंड स्लैम जीतना मुश्किल होता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक बेहतरीन मुकाबला दो टॉप सीडेड प्लेयर्स के बीच में और उसमें बाजी हाथ लगी सर्बिया के नोवाक जोकोविच और उन्होंने अपने नंबर 1 की बादशाहत को बरकरार रखा है। चलिए और अब बात करते हैं बाजारों की। एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं, क्या रेंज आप देख रहे हैं। अगले हफ्ते एक्सपायरी भी है और ये हफ्ता भी वैसे 4 दिन का ही है ट्रेडिंग सेशन। इनफैक्ट
अगले 2 हफ्ते आप देखिए 4 ट्रेडिंग सेशंस कहीं हैं, तो एक दिन छुट्टी है। बिल्कुल हेमंत, एक चीज जो साफ दिख रही है वायदा कारोबार के आंकड़ों में, अपसाइड किया है। क्योंकि कई बार आंकड़े ये होते हैं, कभी डाउन साइड आपको क्लियर दिखाते हैं, कभी अपसाइड दिखाते हैं। आज के आंकड़ों में ये संकेत दिख रहा है कि आपकी अपसाइड क्या है, और वो अपसाइड दिख रही है इस तेजी की 8000 के लेवल की। 8000 के पार निकलने के लिए आपको या तो बड़े फंड फ्लो चाहिए या फिर आपको कुछ न्यूज फ्लो अच्छे नजर आए। और मैं वो इसलिए कह रहा हूं कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखिए, पहले 8500 पर था कॉल्स में, फिर वो नीचे 8200 पर आया और शुक्रवार के सेशन में 8000 पर आ गया, जहां पर 45 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। और कल के सेशन में शुक्रवार के सेशन में देखिए 8000 के कॉल पर 6.5 लाख शेयर नए जुड़ते हुए भी दिखे। तो ऐसे में जो कुछ भी तेजी बने वो शायद आपको 8000 के आसपास जाकर खत्म होती हुई दिखेगी। पहला संकेत ये आता हुआ दिख रहा है। उसके पार जाने के लिए कुछ नए ट्रिगर्स आपको चाहिए। बाकी आंकड़े देखिए, कोई खास बदलाव है नहीं। स्टॉक फ्यूचर्स में 36 लाख शेयर कम हुए, बैंक निफ्टी में 1 लाख शेयर कम हुए और निफ्टी में 55,000 शेयर कम हुए। बहुत कम ओपन इंटरेस्ट में बदलाव, एक्सेप्ट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जरूरी है कि तेजी और मंदी करने वाले दोनों ही तरह के ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन कम की है। बाकी स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग हुई है, ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन कम की है। वैसा ही हाल निफ्टी में, तो कोई खास बदलाव है नहीं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बदलाव जो दिख रहा है वो दिख रहा है निफ्टी की प्रीमियम में। 20 पॉइंट की जो प्रीमियम थी वो घटकर 0 पर आ गई है, वो भी मिड सीरीज में। इसका मतलब साफ है कि शुक्रवार को जो आखिरी 15 मिनट आधा घंटे में बिकवाली जबरदस्त हुई है, उसमें काफी तेजी करने वाले ट्रेडर्स अपनी लॉन्ग पोजीशन को कम कर गए, काफी मंदी करने वाले ट्रेडर्स ने भी और शॉर्ट्स बनाए, और यही वजह कि प्रीमियम पर आपको दबाव आता हुआ दिख रहा है। प्रीमियम 0 हो चुकी है। लेकिन साफ तौर पर संकेत ये दिख रहे हैं, अगर रेंज के लिहाज से आप देखें 7500 अब भी बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, ये वायदा कारोबार के आंकड़े कह रहे हैं। और अपसाइड जितनी बननी वो 8000 तक की बन सकती है, ये आंकड़ों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऑलराइट, तो फिर ये रेंज को ही रिस्पेक्ट करेगा बाजार जब तक इवेंट जो शुक्रवार का है नहीं हो जाता। शुक्रवार को भारतीय बाजार और दुनिया भर के बाजार उस एफओएमसी की बैठक के आउटकम के ऊपर रिएक्ट करेंगे। तब तक इसी रेंज में ट्रेड करना ट्रेडर्स के लिए सही होगा। ज्यादा संभावना ये है अनलेस कि आपको कोई चाइना से बड़ा न्यूज फ्लो आ जाए क्योंकि अब है ना, अमेरिका से बड़ा असर आपको तब मिलेगा जब आप फेड की मीटिंग देख लेंगे। तब तक अमेरिकी बाजार में हो सकता है तेजी भी हो, लेकिन बहुत अफलातून तेजी हो जाएगी, वैसा संभावना कम है। लेकिन हाँ, अगर चाइना में कोई अगर न्यूज फ्लो पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पर आता है तो तब तक वो अपना असर डाल सकता है। हालांकि चाइना से जो संकेत आ रहे हैं हम ज्यादा पॉजिटिव साइड पर आते हुए दिख रहे हैं, वहां के मार्केट्स में भी स्टेबिलिटी लौट रही है, उतार चढ़ाव भी कम हो रहा है। तो ये रेंज हो सकती है, लेकिन इस रेंज के अब से लेकर 4 दिन आपको ट्रेड करना है। जहां तक आज का सवाल है, आपको कुछ अहम लेवल्स पर नजर रखनी जरूरी। पहला लेवल तो है लोअर साइड पर, अगर आज के लिए आपको सपोर्ट देखना है, वो सपोर्ट है 7675 से लेकर 7700 की रेंज में। मुझे नहीं लगता कि इस लेवल को हम बड़े आसानी से तोड़ने वाले हैं, और वो लेवल बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अब तेजी करने के लिए लेवल्स 75 पॉइंट पर काफी आते हुए दिख रहे हैं, और हर एक लेवल को आपको पढ़ना है, उसे पार करना है और उसके बाद ट्रेड करना है। तो जो कल का लेवल, शुक्रवार का जो हाई लेवल था 7865 के आसपास का, वो पहली बाधा है बाजार के लिए आज। तो हम तेजी करके उन लेवल्स के आसपास पहुंचने की कोशिश करेंगे। लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन ऐसे हो चुके हैं जहां वहां पर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है। अगर उसे हमने पार किया तो फिर 7925 और 8000 अगले 2 टारगेट बनेंगे बाजार के लिए, जो आज या अगले 2-3 सेशन में हासिल होते हुए दिख सकते हैं। तो बायस पॉजिटिव साइड पर रखें, क्योंकि पूरे दुनिया भर के बाजारों में रिस्क लेने की कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ रही है। जो डर था वो कम होता हुआ दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि डर निकल गया, लेकिन डर कम होता हुआ दिख रहा है। और जब डर कम होता हुआ दिखता है तो थोड़ा तेजी करने वाले ट्रेडर्स हावी होने लगते हैं, मंदी करने वाले ट्रेडर्स ऊपर के लेवल का इंतजार करते हैं नई शॉर्ट बनाने के लिए, और वैसा ट्रेड दिख सकता है। आपके लिए ग्लोबल संकेत ठीक ठाक है, एफआईएस के डेटा उतने बुरे हैं नहीं, वायदा कारोबार के आईआईपी के आंकड़े ठीक आए, और आज सीपीआई और डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े, और हमारी क्रेडिट पॉलिसी के पहले ये सबसे अहम आंकड़े। अगर इन आंकड़ों से संकेत थोड़े से बेहतर हो तो बाजार के लिए एक अपसाइड बन सकती है, लेकिन ये अपसाइड एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं होगी, उतार चढ़ाव अब भी रहेगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करें, लेकिन बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट बन सकता है आज के लिए, तो गिरावट में खरीदारी करने की राय होगी। चलिए, बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप रख सकते हैं इस समय, लेकिन एशियाई बाजारों पर नजर डालिए। आप देखेंगे अब ज्यादातर एशियाई बाजार लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन एसजीएफ निफ्टी बिल्कुल भी आप देखिए इसके अगेंस्ट ट्रेड करता हुआ। हांगकांग, शांघाई, कोस्पी, ताइवान, ये सारे मार्केट्स लाल निशान में हैं, लेकिन एसजीएफ निफ्टी देखिए करीब 33 अंक की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज के टॉप 10 स्टॉक्स जहां पर आपकी नजर आज जरूर होनी चाहिए। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। वरुण दुबे, सोनम मेहता, नियति बोरा और
पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत यदि आपके साथ बताइए कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर नजर है आज? सबसे पहले केशोराम इंडस्ट्रीज और जेके टायर्स, जिसकी सबसे बड़ी डील हुई है आज वीकेंड पर। और केशोराम इंडस्ट्री के लिए फाइनली एक बड़ा आराम है क्योंकि जेके टायर्स इसकी हरिद्वार की टायर यूनिट यहां पे खरीद रही है और 2200 करोड़ रुपए के आसपास की ये डील होगी। इंटीरियर एक्यूरल्स यानी खुद से और जो डेट है उसके जरिए इसका फंडिंग किया जाएगा। और ये एक्सपेक्टेड है कि जेके टायर्स अपना जो एक्विजिशन है उसका जो फाइनेंशियल एक्सपोजर आएगा वो 450 करोड़ रुपए के आसपास आता है। डील दिसंबर तक पूरी होने की उम्मीद है। ज्यादातर एनालिस्ट का यही मानना है कि केशोराम इंडस्ट्री के लिए बड़ा पॉजिटिव हो सकता है और ये डील बड़ी पॉजिटिव है और आज एक अपटिक देखने को मिल सकता है। मगर जेके टायर्स का जो बैलेंस शीट है वो और ज्यादा स्ट्रेच होगी, कर्ज बढ़ेगा, इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्ट करता हुआ दिख सकता है जेके टायर्स यहाँ पे। L&T फाइनेंस होल्डिंग का काउंटर भी आज आपके रडार पर होना चाहिए। यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि बेन कैपिटल L&T फाइनेंस होल्डिंग में अपना स्टेक बढ़ा सकती है और 2000 करोड़ का निवेश करेगी। L&T फाइनेंस की पिछले काफी समय से फंड रेजिंग की योजना भी चल रही है, जिसके लिए वो काफी सारे ऑप्शंस रिव्यू कर रही है और जिसमें कि ये डील भी शामिल है। पुरसा ग्लास वर्क्स लिमिटेड, ये काउंटर पर नजर रखिएगा, जहां पर कंपनी के बोर्ड ने शुक्रवार को बायबैक को मंजूरी दे दी। लगभग 7 लाख शेयर्स बायबैक किए जाएंगे। 2500 रुपए प्रति शेयर पर, मौजूदा भाव 2470 के आसपास का है। मतलब लगभग 1 से 1.5% प्रीमियम पे ये बायबैक होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा वेस्टलाइट डेवलपमेंट पे आपकी नजर होनी चाहिए क्योंकि मैकडॉनल्ड्स, जिसके इंडियन कारोबार को वेस्टलाइट डेवलपमेंट दरअसल संभालता है, वो दरअसल भारत में अपनी जो क्षमता है उसके विस्तार करने की योजना बना रही है। अगले 5 साल में अपने जो आउटलेट्स है उसे डबल करेगी और अगले 5 साल में दरअसल मैकडॉनल्ड्स भारत में करीब 750 करोड़ का निवेश करेगी। विविमिड लैब्स के ऊपर आप नजर बना के रखिए। अपने स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस को बेचने का प्लान बना रही है। या तो एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर को बेचेगी या फिर स्पेशल पर्पस व्हीकल के जरिए या फिर थर्ड पार्टी के जरिए इसको डाइवर्स्ट करेंगे और ये डील स्लम सेल बेसिस पे होगी। 380 करोड़ रुपए के आसपास की डील होगी। कास्टिक टेक्नोलॉजी से काउंटर के लिए दिक्कतें खत्म नहीं हो रही है। अब सूत्रों के अनुसार स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और सिटी कॉर्प इंटरनेशनल लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू करने वाले हैं कंपनी के खिलाफ, जहां पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और सिटी ग्रुप कॉर्प इंटरनेशनल ब्रिटिश कोर्ट में जा सकते हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने सिटी कॉर्प इंटरनेशनल को कानूनी कार्रवाई के लिए कहा है, जहां पे सिटी कॉर्प ने सस्पेंड किया था, बल्कि ये कहा था कि जो भी मैंडेटरी कन्वर्जन नोटिस है उससे जुड़ा कोई भी एक्शन नहीं लिया जाए। सिटी ग्रुप इंटरनेशनल ट्रस्टी है कास्टिक टेक्नोलॉजीज के FCCBs के, लेकिन ट्रस्टी के एतराज के बावजूद FCCBs को कन्वर्ट किया गया है और कास्टिक ने ट्रस्टी के कानूनी नोटिस को नजरअंदाज किया है। SBI यहाँ पर SBI कार्ड्स जो कि जी कैपिटल और SBI बैंक का जॉइंट वेंचर है, वहां से जी कैपिटल एग्जिट कर सकती है और कई बड़ी प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स का SBI कार्ड में निवेश करने की खबर आ रही है। और जिंदल स्टील एंड पावर के लिए एक नेगेटिव खबर है। इकरा की रेटिंग इन्होंने जब कट की थी उसके बाद सेबी ने अब म्यूचुअल फंड से उनका एक्सपोजर जिंदल स्टील एंड पावर के में मांगा है और फ्रैंकलिन टेम्पलेटन जैसे और दूसरे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें 4500 करोड़ रुपए का यहाँ पे एक्सपोजर है। वही अरविंद इंफ्रा में फ्राइडे को बड़े सौदे हुए हैं। नॉर्जेस बैंक, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने करीब 3,15,000 शेयर इस काउंटर के बेचे हैं। 35.42 रुपए प्रति शेयर के भाव पे सौदा हुआ है। इसके अलावा सुंदरम BNP पारिबास सिलेक्ट मिड कैप फंड ने भी यहाँ करीब 2,20,000 शेयर बेचे हैं। 34.41 रुपए प्रति शेयर के भाव पे यह सौदा हुआ है। बड़े सौदों के कारण 2 और स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। ऑटोमोटिव एक्सेल्स, यहाँ पे UTI म्यूचुअल फंड ने कंपनी के लगभग 2.5 लाख शेयर्स खरीद लिए हैं 660 रुपए प्रति शेयर पर। वही मेटलिस फॉर्जिंग लिमिटेड में HDFC म्यूचुअल फंड ने कंपनी के 4 लाख शेयर्स बेच दिए 35 रुपए 90 पैसे प्रति शेयर पर। ओके, तो ये सारे स्टॉक्स है जहां पर आज रहने वाला एक्शन और इनके लिए क्या लेवल्स अहम है, कैसे ट्रेड करें, आप बनाएंगे आपके लिए रणनीति इस ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक के बाद भी हेडलाइंस होगी इस वक्त की और साथ ही बाजार के लिए हफ्ते के पहले दिन आज जो बड़े सवाल है उन पर भी डालेंगे नजर। बने रहिए हमारे साथ। और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। चीन के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के कमजोर आंकड़ों के चलते एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत। निक्केई और शंघाई के बाजार 0.5% नीचे, जबकि SGX निफ्टी में 0.5% की मजबूती। आज 12 बजे थोक महंगाई और 5:30 बजे आएंगे रिटेल महंगाई दर के आंकड़े। रिटेल महंगाई गिरकर 3.5% से नीचे आने की उम्मीद। जुलाई में उम्मीद से बेहतर रही इंडस्ट्री की रफ्तार, 4.25% के आसपास की ग्रोथ। कैपिटल गुड्स ने दिखाई शानदार तेजी। गिरती क्रूड की कीमतों से करंट अकाउंट डेफिसिट में भी आई कमी।
केशोराम का हरिद्वार टायर प्लांट खरीदेगी जेके टायर। 2200 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। केशोराम कर्ज घटाने में करेगी रकम का इस्तेमाल। एल्यूमिनियम कंपनी की सरकार से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की मांग। वित्त मंत्री से मिले हिंडाल्को, नैल्को, वेदांता जैसी दिग्गज मेटल कंपनियों के प्रमुख। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता यूएस ओपन का खिताब। फाइनल में स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर को हराया, जीता मुकाबला। और सानिया मिर्जा मार्टिन हिंगिस की जोड़ी ने जीता यूएस ओपन का महिला डबल्स का खिताब। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी को 6-3, 6-3 से हराया। बाजारों के लिए सबसे अहम हफ्ता आज से शुरू हो रहा है। फेड की मीटिंग होने वाली है, लेकिन ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए कई सारे सवाल हैं जिन पर होनी चाहिए आपकी नजर, और ये सारे सवाल लेकर हमारे साथ हेमंत बताइए कहाँ नजर है आज आप? बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि 16 और 17 तारीख को जो 2 दिन की फेड की बैठक होने वाली है, जिसका आउटकम 17 तारीख को शाम को आएगा और दुनिया भर के बाजार 18 तारीख को उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, यानी शुक्रवार को उसमें क्या निकल कर आ सकता है। असमंजस अभी भी बना हुआ है और देखना होगा इस इवेंट का असर कैसा पड़ता है दुनिया भर के बाजारों पर, क्योंकि माना यही जा रहा है कि शायद एक रेट हाइक होने का सिलसिला शुरू हो सकता है इस बृहस्पतिवार से यूएस में। चलिए, इसके अलावा गोल्डमैन सैक्स ने जिस तरह से कच्चे तेल का जो लक्ष्य है वो घटाकर $20 किया है, इससे भी जरूर चिंता बढ़ी है। और क्रूड एक्सपोर्टिंग देशों के लिए ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। क्रूड इंपोर्टिंग देशों के लिए हालांकि राहत की बात कही जा सकती है। इसके अलावा अगर घरेलू डाउनग्रेड्स की बात करें तो हमने देखा CLSA, बार्कलेज, सिटी, एम्बेट, लंबी लिस्ट है उन ब्रोकरेज हाउसेस की जिन्होंने सेंसेक्स निफ्टी पर अपने लक्ष्य को घटाया है, और आज एक और डॉयचे बैंक भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। उन्होंने अपना लक्ष्य सेंसेक्स के लिए घटाकर 28,000 का कर दिया है। जेके टायर और केशोराम, इन 2 स्टॉक्स पर सबकी नजर बनी रहेगी। साथ ही बिरला ग्रुप की जो दूसरी कंपनियां हैं उस पर भी नजर आज सबकी रहेगी। जिस तरह से केशोराम अपने कर्ज को घटाने की कोशिश कर रहा था और उन्होंने हरिद्वार का अपना टायर यूनिट बेची है 2200 करोड़ रुपए में, तो देखना होगा केशोराम का शेयर आज कितनी तेजी दिखा सकता है इस डील के बाद। शुक्रवार को याद रखिए 6% की रैली स्टॉक में देखी जा चुकी है। इसके साथ साथ CPI के आंकड़े पर सबकी नजर होगी। आज बाजार बंद होने के बाद 5:30 बजे यह आंकड़ा आएगा, और अगर यह आंकड़ा कंट्रोल में रहता है, यानी महंगाई कंट्रोल में रहती है, तो यह मदद करेगा और बाजार मानकर चलेगा कि RBI इस महीने होने वाली बैठक में ब्याज दरें घटाएगा। IIP के आंकड़े शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद काफी अच्छे आए थे, 4% के ऊपर का वो आंकड़ा था। तो ये है वो बड़े सवाल जिस पर पूरे बाजार की आज नजर है। बिल्कुल, तो ये सारे सवाल हैं जिन पर आज हमारी नजर है और इनके लिए तैयार करते हैं आपकी रणनीति। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। तकनीकी राय देने के लिए manasjaiswal.com के मानस जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और फंडामेंटल राय देने के लिए प्रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के CIO और HOR अविनाश गोरक्षकर हमारे साथ स्टूडियो में। आप दोनों का ही स्वागत है जेंटलमैन, नमस्कार। सबसे पहले मानस, चार्ट देखकर बताएं, 4 हफ्तों की लगातार नेगेटिव क्लोजिंग के बाद पिछला शुक्रवार बेहतर रहा, कम से कम हरी निशान में हम हफ्ते दर हफ्ते बंद हो पाए, तो 4 हफ्तों की कमजोरी पर ब्रेक लगता हुआ दिखा है। क्या लग रहा है, ये पुल बैक इतनी बड़ी अहम हफ्ते के पहले और कुछ मजबूती दिखा सकता है? चार्ट्स क्या कह रहे हैं निफ्टी के, कैसे ट्रेड करेंगे आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो डेफिनेटली वीक है। लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट पे क्लियरली देखे जा रहे हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न वीकली चार्ट पे क्लियरली दिखता है। मेरा मानना है कि जो शायद ये लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है ये आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू रहेगा। पिछले 2-3 दिनों में जो भी हमने बाउंस बैक देखा वो केवल एक करेक्शन है पिछले क्रैक का। अगर आप पूरा क्रैक देखिए तो 8091 से हमने देखा था, और आई थिंक 7539 के लोज बने थे। इस पूरे क्रैक का 50% रिट्रेसमेंट लेवल 7815 आता है, और 61.80% रिट्रेसमेंट लेवल 7880 आता है। तो मैं समझता हूँ ये रेंज जो है काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस रेंज की तरह प्ले होगी, और लगातार हम पिछले 2 दिनों में हमने देखा है कि 7850 के पास निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस किया है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो मैं तो समझता हूं कि कोई भी कोई उछाल है, जैसे कि आज सिंगापुर निफ्टी दर्शा रहा है 25 से 30 पॉइंट गैप अप ओपनिंग का। मैं समझता हूं कि अगर ऐसा ओपनिंग होती है तो वहां पर शॉर्ट क्रिएट करने चाहिए, जिसके स्टॉप लॉसेस 7880 के ऊपर रहेंगे। और अगर आने वाले 3 से 4 दिनों की बात करिए तो मैं समझता हूं 76-75 के लेवल्स तो पॉसिबल है, बट मेरा अभी भी मानना है कि शायद जो पिछले लो 7550 के बने हैं निफ्टी वो फिर से टेस्ट करेगा। ओके, तो फिलहाल ऊपर के लेवल पर सावधान कोशिश रहने की राय, लोअर लेवल पर फिर से बाजार फिसल सकता है, ये राय आती है। लेकिन क्या अविनाश ये कहना
सेफ है कि बाजार 7500 के नीचे नहीं जाएंगे, और उस लिहाज से अगर 200, 300, 250, 300 पॉइंट ऊपर हम हैं निफ्टी पर उन लेवल से, तो क्या इतनी बड़ी इवेंट के पहले आप इन्वेस्टर्स को खरीदारी करने की राय देंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि अनिल जी स्टॉक स्पेसिफिकली डेफिनेटली काफी सेक्टर्स और स्टॉक्स है जो अभी भी निवेशक अगर लंबी अवधि के लिए खरीदना चाहता है तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी अच्छी है। क्लियरली अगर थोड़ा बहुत एवरेजिंग और निमलिंग अगर अभी इस लेवल पे किया जाए तो डेफिनेटली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर लॉन्गर टर्म का नजरिया है। बट फेड की मीटिंग में अगर समझ लीजिए कि फेड हाइक करता नहीं है और ये दिसंबर तक डिफर होता है तो कम से कम शॉर्ट टर्म के लिए सही आपको डेफिनेटली एक अच्छी और रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट इसको पॉजिटिवली व्यू करेगा कि फॉर एटलीस्ट सम शॉर्ट टाइम ये जो इवेंट है वो अभी दिसंबर के बाद होगा। हालांकि ये बात सही है कि रेट्स डेफिनेटली हाइक किए जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट क्लियरली ऐसा लग रहा है कि चांसेस 50-50 है कि रेट हाइक शायद अब ना हो, शायद दिसंबर तक डिले हो। बिल्कुल राय बटी हुई है साफ तौर पर। लेकिन मानस ये बताइए, बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे? यहां पर भी क्या सेल ऑन रैलीज की रणनीति काम करेगी? बिल्कुल करेगी। देखिए, अगर हम ट्रेंड देखें तो बिल्कुल सेम ट्रेंड दिखता है बैंक निफ्टी का भी। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं, और पिछले 3-4 दिनों में जो भी बाउंस बैक देखा गया है वो जस्ट एक करेक्शन है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स के इस तरह देखें तो मैं समझता हूं कि 16,900 काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो बिल्कुल उछाल पे बिकवाली करनी चाहिए 16,900 के स्टॉप लॉसेस के साथ। मैं समझता हूं कि आने वाले टाइम में 16,000 के लेवल्स फिर से टेस्ट होंगे, और इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि पिछले क्रैक में हमने देखा था कि बैंक निफ्टी ने लीड किया था निफ्टी के क्रैक को, तो वो ट्रेंड बिल्कुल बना रहेगा, वहां पर ज्यादा बिकवाली देखने को जरूर मिलेगी। ओके, बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल पर दबाव रहेगा, तो मानस का व्यू साफ तौर पर थोड़ा सावधान रहने का, ऊपर के लेवल पर शॉर्ट करने का है, ये संकेत साफ तौर पर आ रहे हैं। कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में रहेंगे उन पर फोकस कर लिया जाए। केशोराम और जेके टायर, ये एक बड़ी डील हुई है अविनाश, इस पर पहले फंडामेंटल राय ली जाए। 2200 करोड़ रुपए में हरिद्वार प्लांट बिक रहा है केशोराम का। क्या केशोराम के लिए और जेके टायर दोनों के लिए फायदे की बात है, या फिर जेके टायर में जो एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनका कर्ज बढ़ेगा, बड़ा एक्विजिशन है उनके लिए, तो जेके टायर के लिए आप नेगेटिव समझते हैं? कैसे देखते हैं आप, और दोनों कंपनी के शेयरों में क्या करना चाहिए, कितनी तेजी हो सकती है? नहीं, मुझे लग रहा है कि डील काफी टाइम तक हमने सुनी थी, अभी फाइनली हुई है, तो केशोराम का शेयर मैं समझता हूं कि डेफिनेटली इस डील से इमीडिएट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इसको ज्यादा फायदा होना चाहिए, क्योंकि क्लियरली जिस प्रकार की कैश इनको मिलेगी ये इनका डेट कम कर चुकेंगे। और रही बात जेके टायर्स की, तो मैं समझता हूं कि ओनली मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट प्ले आउट होगा, क्योंकि इन्होंने जो हरिद्वार का जो टायर यूनिट लिया है, मुझे लग रहा है कि शायद अर्निंग्स इम्पैक्ट आने के लिए शायद कम से कम 6 से 12 महीने लगे, और जिस प्रकार की डेट ये बैलेंस शीट पे लेंगे इसका इमीडिएट इम्पैक्ट ये रहेगा कि इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ जाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि केशोराम जो करीबन 102 पे चल रहा है, यहां पे अच्छी बढ़त देखने का पॉसिबिलिटी है। चार्ट पर कैसा लगता है मानस केशोराम का शेयर आपको, और जेके टायर के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? देखिए, पिछले 2 साल में जो भी टायर स्टॉक्स में तेजी देखी गई उसमें पार्टिसिपेट जरूर किया है जेके टायर ने, बट अगर आप केशोराम देखिए तो वहां पर पार्टिसिपेशन नहीं देखा गया है। मैं समझता हूं कि अगर बाई करना है और कोई स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो डेफिनेटली वो जेके टायर रहेगा। केशोराम में दिक्कत ये है कि एक बड़ा रेजिस्टेंस दिखता है 115 और 120 की रेंज में, और जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो तब तक यहाँ पर लॉन्ग बनाने की मैं नई रिकमेंडेशन देता हूँ बड़े मूव के लिए। बट जेके टायर को देखिए तो जेके टायर ऑलरेडी करेक्ट हुआ है एक रैली के बाद, और लोअर लेवल्स पे 90 रुपए और 95 रुपए के आसपास बहुत स्ट्रांग सपोर्ट दिखता है। तो मेरी राय में तो जेके टायर में लॉन्ग करना चाहिए। टाइम फ्रेम बड़ा रखें, कम से कम 6 से 8 मंथ का टाइम फ्रेम रखते हैं तो मैं समझता हूँ वापस 135 से लेकर 140 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, और 90 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखना ना भूलें। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर तकनीकी तौर पर राय अलग है जेके टायर खरीदने की। केशोराम 115-120 रुपए तक जा सकता है, ये राय आती हुई मानस की। वहीं फंडामेंटली केशोराम खरीदने की राय आती हुई दिख रही इस डील के बाद अविनाश की तरफ से। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग स्टॉक होंगे हमारे रेडार पर, लेंगे उन पर रणनीति हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के साथ। आप भी बने रहिए। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान मानस जायसवाल और अविनाश कुरक्षकर बने हुए हैं, और एसजीएस निफ्टी पर नजर डालिए, करीब करीब 22 अंक ऊपर आज खुल सकता है बाजार, इस तरह के संकेत मिलते हुए। लेकिन कुछ स्टॉक्स पर रुक करते हैं। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग, इस पर आपसे राय लेना चाहूंगा। अविनाश, पहले भी कई बार ये खबरें आ चुकी हैं कि बेंज कैपिटल यहाँ पर
करीब करीब 250 से 300 मिलियन डॉलर में 15 से 20% हिस्सेदारी खरीदेगा। ट्रांजैक्शन 70 से 75 रुपए के बीच में हो सकती है। पिछली बार भी मुझे याद है जब इस तरह की खबरें आई थी, इस शेयर में एक अच्छा उछाल देखने को मिला था। हालांकि उसके बाद खबरें वो डील मटेरियलाइज हुई नहीं। फिर से इस तरह की न्यूज है, ये बताइए कैसे अप्रोच करेंगे अब आप इस शेयर को? नहीं, मेरे ख्याल से हेमंत डेफिनेटली अगर ये एक डील होती है तो शेयर के लिए और कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव बात है। लेकिन करंट लेवल्स पे अगर हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी को देखें तो मैं समझता हूँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। पेरेंट भी लार्सन एंड टूब्रो है, तो मुझे लग रहा है कि ये न्यूज फ्लो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्रकार की फंडिंग आती है तो क्लियरली बैलेंस शीट और स्ट्रेंथ होता है, ऑब्वियसली सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल से डेफिनेटली आज और इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म में डेफिनेटली ये स्टॉक बजिंग लाइमलाइट में रहना चाहिए। बट ओवरऑल अगर बिजनेस स्ट्रक्चर भी देखे तो मैं समझता हूँ नेक्स्ट 12 से 18 महीने में होपफुली एक बार मैक्रो रिकवरी होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में L&T फाइनेंस को काफी फायदा होना चाहिए। ओके, L&T फाइनेंस खरीदारी करने की राय, क्या तकनीकी तौर पर खरीदारी करेंगे आप L&T फाइनेंस में मानस? देखिए, अगर मैं ट्रेडर हूं तब तो बिल्कुल नहीं खरीदूंगा। उसका रीजन एक बहुत क्लियर है कि पिछले 3 साल में अगर आप देखिए तो अंडर परफॉर्मेंस क्लियरली देखा गया L&T फाइनेंस में। और मैं समझता हूं कि अगर पिछले 3-4 मंथ का भी ट्रेंड ले लीजिए तो लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं। तो मेरी राय में जब तक स्टॉक 78 के ऊपर ना सस्टेन हो तब तक यहां पर ट्रेडिंग पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट तो मैं नहीं समझता कि ये सही समय है इन्वेस्टमेंट करने का स्टॉक में। बट अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो 80 रुपए के ऊपर ही करें। उससे पहले कोई भी उछाल पे मैं समझता हूँ कि एग्जिट करना चाहिए आपके पास अगर लॉन्ग पोजीशन हो, या तो अगर छोटे मोटे प्रॉफिट हो तो वहां पर बुकिंग करना बेहतर आइडिया है। एमटेक ऑटो और इस ग्रुप कंपनियों के ऊपर आपसे राय लेना चाहता हूं। अविनाश, ये बताइए, हमने देखा कि जब भी उछाल देखने को मिलती है तब यहां पर कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टर निकलने की कोशिश करता है। मेटलिस फोर्जिंग का स्टॉक आप देखिए, हमने देखा था शुक्रवार के सेशन में एक लोअर सर्किट से अपर सर्किट मेटलिस फोर्जिंग में लगा था और उसके बाद उस दिन हमने ये भी देखा कि HDFC म्यूचुअल फंड ने करीब 4 लाख शेयर बेचे 35 रुपए 90 पैसे में। इसी तरह की रैली दूसरे स्टॉक्स में भी आई थी। JMT ऑटो में भी लोअर सर्किट से अपर सर्किट लगा था। मैनेजमेंट कह रहा है कि वो कुछ एसेट्स बेचना चाहता है और अपने कर्ज को घटाना चाहता है। एमटेक ऑटो के स्टॉक में एक बेहतरीन रनअप देखने को मिला था शुक्रवार के सेशन में। कैसे अप्रोच करना चाहिए? उछाल में निकलने की राय है जिनके पास शेयर है, क्या रणनीति होगी? ना हेमंत, डेफिनेटली उछाल में बिकने की ही राय रहेगी, क्योंकि क्लियरली अगर हम कंपनी का बैलेंस शीट देखें तो नॉट ओनली डेट काफी बड़ी है, करीबन 17-18 हजार करोड़ की डेट है। मोर इम्पोर्टेंटली अगर हम ऑपरेटिंग रेशियोज देखें, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी और डिविडेंड पे आउट देखें, तो बहुत ही कम लेवल पे ये कंपनी ऑपरेट कर रही है। करीबन 5 से 6% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। लास्ट 3-4 साल का अगर हम डेटा देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 15-20% भी नहीं है तो ये काफी सरप्राइजिंग है कि बड़े निवेशकों ने इस शेयर में किस पैरामीटर पे ये शेयर खरीदा है। दूसरी बात, डिविडेंड पे आउट्स भी अगर हम देखें तो डिस्पाइट बड़ी अर्निंग पर शेयर डिविडेंड्स काफी मामूली ये कंपनी देती थी। तो मुझे लग रहा है कि कैश फ्लोज कहीं ना कहीं वीक है और आगे भी जो प्रमोटर्स ने कहा है कि वो 75 या 100 करोड़ डालेंगे, एसेट्स करीबन 6000 करोड़ के बेचेंगे, ये सुनने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, पर ये रास्ता आगे काफी दिक्कत का होगा। आगे आने वाला क्वार्टर भी शायद कंपनी के लिए खराब हो, तो मेरे ख्याल से सेल ऑन राइज विल स्ट्रैटेजी ठीक रहेगी। ओके, तो ये राय आती हुई इस स्टॉक पर एमटेक और इसके ग्रुप कंपनी में से निकल जाने की राय। उछाल में बड़े इन्वेस्टर बिकवाली कर रहे हैं, आपके लिए भी संकेत साफ है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर लेंगे राय। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, आप भी बने रहिए। इस बीच एसएक्स निफ्टी अपनी मजबूती थोड़ी सी कम करता हुआ दिख रहा है, महज 15 अंकों का उछाल अब एसएक्स निफ्टी में। तो देखेंगे कैसी होगी आगे भारतीय बातों की शुरुआत भी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। और कुछ और स्टॉक्स जो आज एक्शन में रहने वाले उन पर राय ली जाए। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, मानस जायसवाल और अविनाश गोरक्षकर। वीवी मेड ये एक स्टॉक है। मानस, चार्ट देखकर बताएं क्या तेजी बन सकती है? एक्चुअली तेजी तो बनती हुई दिखी, पिछले हफ्ते काफी जबरदस्त एक्शन में था स्टॉक, और आज जो खबरें आ रही है, इनका एक स्पेशलिटी केमिकल का कारोबार है, वो 380 करोड़ में ये बेच सकते हैं। कई लोगों से बात चल रही है, शायद इस खबर के दम पर ऑलरेडी स्टॉक भाग चुका है। हम आपके सामने चार्ट भी लेकर आएंगे तो अंदाजा लगेगा कि किस तरह से, जहां तक मेरा ख्याल है शुक्रवार को शायद 20% ये स्टॉक जड़ा था। तो क्या अब सेलो न्यूज वाला मामला है, कितना और ऊपर हो जाए तो आप राय देंगे कि जिन लोगों ने लिया है वो बेचकर निकल जाए? क्योंकि खबर अभी तक आई नहीं है, सिर्फ ये कह रहे हैं कि बेचेंगे, बेचा नहीं है।
ये प्राइस अनिल जी 293 के आसपास चल रहा है। परफेक्ट, एकदम सही है। देखिए काफी दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। करीब करीब अगर आप देखिए चार्ट पे 310 320 के आसपास रेजिस्टेंस दिखता है और 250 245 के आसपास सपोर्ट दिखता है। बट ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखिए तो मैं समझता हूँ हर्डल बहुत बड़ा दिखता है 325 के आसपास। 200 दिनों का मूविंग एवरेज लीजिए तो करीब करीब वो 300 रुपए के आसपास दिखता है। मेरा समझना है कि अगर 325 के लेवल्स ब्रेक हो तब तो ट्रेडर को लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, अदरवाइज ये रेंज में जब तक चल रहा है स्टॉक यहाँ पर ट्रेडिंग कॉल नहीं लेना चाहिए। ऑलराइट, चलिए शेयर को अवॉइड करिए। एक अच्छी खासी रैली यहाँ पर पहले ही देखी जा चुकी है, लेकिन अगर इस समय आप देखिए तो चाइना के बाजारों में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। अविनाश, आपसे राय लेना चाहूंगा। हमने देखा चाइना का जो डेटा था जो रविवार को आया वो अच्छा नहीं था, चाहे वो फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट का डेटा हो, यानी लोग वहां पर केपेक्स अब कम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ओवर कैपेसिटी वहां बनी हुई है, या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा हो, अनुमान से काफी कम था। देखिए अब दुनिया भर के बाजारों पर, ज्यादातर एशियाई बाजारों पर उसका असर दिखता हुआ। हांगकांग के बाजार लाल निशान में और दूसरे एशियाई बाजार भी गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ग्लोबल क्यूज को आप किस तरह से पढ़ रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि चाइना का मार्केट में जिस प्रकार का डेटा आया हेमंत, ये मोर और लेस एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। इंडस्ट्रियल डेटा भी इनका खराब है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन भी अभी ज्यादा स्पीड से बढ़ नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि जब तक चाइना में मेरे ख्याल से लिक्विडिटी थोड़ी सी कंट्रोल रहेगी उनके स्टॉक मार्केट्स में, आपको एक जो मूव आपको देखने को मिला है वो शायद एक तरीके से नेगेटिव बायस ही चलेगा। और मोर इम्पोर्टेंटली जो कमोडिटी प्राइसेस है उसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो काफी नेगेटिव होगा, क्योंकि चाइना सभी जानते हैं कि इम्पोर्टिंग कंट्री के हिसाब से सबसे बड़ा कमोडिटी बायर हुआ करता था। तो मुझे लग रहा है कि इंडियन मार्केट्स के लिए भी थोड़ा सा कॉशियस टोन आगे देखने को मिलेगा। आई मीन फेड की मीटिंग में क्या आता है वो एक दूसरी बात है, लेकिन चाइना मार्केट में जब भी हमने एक बिकवाली देखी है तो उसका इम्पैक्ट हमने इंडियन मार्केट्स में भी नेगेटिव देखा है। तो आई वुड से दैट इट्स लिटिल कॉशियस, और मेरे ख्याल से अगर गिरावट ज्यादा चाइनीज मार्केट्स में देखने को मिली तो इंडियन मार्केट्स में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो सारे मूड माहौल के बीच में ट्रम्प कार्ड जो हम सब बात कर रहे थे कि अल्टीमेटली अब से लेकर फेड की पॉलिसी तक आपको नजर चाइना के मार्केट पर रखनी। किसी भी तरह के संकेत वो आते हुए दिखेंगे तो वो सारे डेटा, सारे एनालिसिस को गलत कर सकते हैं। तो चाइना के बाजारों पर नजर रखिए, अगर गिरावट तेज होती है तो फिर दूसरे बाजार भी उस पर रिएक्ट करेंगे, ये संकेत साफ है। फिलहाल देखते हैं किस तरह से भारतीय बाजारों का रिएक्शन होता है। लेकिन हमारे साथ वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। गौरव, क्या राय होगी आपकी, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर शॉर्ट करें या लॉन्ग, अगर कल ही के लेवल के आसपास, आई मीन शुक्रवार के लेवल के आसपास ही भारतीय बाजार शुरुआत करें तो? गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने फिलहाल हमारे क्लाइंट्स को हमने यही सलाह दी कि आप अभी थोड़ा मॉडरेटली बुलिश व्यू रखिए। मैं अभी भी वही कहूंगा, लेवल्स जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप 7850 कहेंगे, मेरे ख्याल से सारे जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं या जो डेरिवेटिव्स एनालिस्ट वगैरह हैं वो यही कहेंगे 7850 के ऊपर अगर निफ्टी जा रहा है तो 8000 के लक्ष्य देखने मिल रहे हैं। अभी फिलहाल मैं ओपनिंग ट्रेड अगर फ्लैट भी हो जाता मैं सोचूंगा मॉडरेटली बुलिश ही रहूंगा। मैं एक 30-40 पॉइंट्स के गेन के लिए रखूंगा मैं, और बाद में 7850 के ऊपर अग्रेसिव हो जाऊंगा। दूसरी तरफ अगर निफ्टी थोड़ा ऊपर उछाल देती है 725 730 तक अगर लेवल्स आते हैं और सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं तो मैं शॉर्ट की सलाह दूंगा। 30-40 रुपए से स्टॉप लॉस रखिए और 100 रुपए तक आपको रिटर्न उसमें मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है। तो मेरा मानना है आपको लेवल्स के हिसाब से ही काम करना है। अभी ओपनिंग भी मैं थोड़ा मॉडरेटली बुलिश रहूंगा मैं। ऑलराइट, चलिए हमने देखा था करीब 7 बजे के आसपास एसजीएक्स निफ्टी 40 अंक ऊपर था, मात्र 13 अंक की बढ़त बनी हुई है। हालांकि हाई से 27 अंक नीचे आ चुका है एसजीएक्स निफ्टी, और धीरे धीरे देखिए ये नीचे आता हुआ दिख रहा है। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्री ओपनिंग सेशन हाजिर करेंगे, बताएंगे आपको रुपए किस तरह से ओपन होगा। शुक्रवार को हमने देखा था डेज लो के आसपास समाप्ति हुई थी, साथ ही ये भी बताएंगे सेंसेक्स और निफ्टी की प्रोविजनल ओपनिंग कैसी हो रही है।